नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका साजरिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल कैरियर बनाओ पर। उम्मीद है आप सब लोग खुश तंदुरुस्त एकदम मस्त होकर बैठे होंगे, अपनी बुक वगैरह लेकर बैठ गए होंगे, क्योंकि अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारे कंप्यूटर की 4th क्लास। ठीक है, आज हमारी 4th क्लास है। अपन ने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसके बाद में 2 क्लासों में अपना इंट्रोडक्शन चला था, तीसरी क्लास में अपनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चली, आज चौथी क्लास में भी आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रहेगा। 3 जनरेशन अपन ने पढ़ ली हैं, 2 जनरेशन और बची हैं। आपको पता है टोटल 5 जनरेशन है, 2 जनरेशन और हैं। आज की क्लास ज़्यादा लंबी रहने वाली नहीं है, क्योंकि 2 ही जनरेशन है। उसके बाद में अपन कल की क्लास में नया टॉपिक शुरू कर देंगे। क्लास शुरू करने से पहले मुझे उम्मीद है आप लोग अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, साथ साथ में की पॉइंट्स बनाते जा रहे हैं, क्योंकि देखो बार बार कंप्यूटर को क्लास लेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। की पॉइंट्स बनाते जाइए कि बार बार मतलब आप रिवीजन करेंगे तो आपका कंटेंट तैयार होता जाएगा ना। कई लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, मैम आप है ना पूरा पढ़ा रहे हो ना, हमारे एग्जाम में आ जाएगा, मतलब इनमें से क्वेश्चन आएगा। देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बाकी का मुझे उम्मीद है इतना तो खुद पर कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे और उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। मतलब आपकी दिल्ली पुलिस वगैरह जो भी आप आगे आने वाली आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनमें क्वेश्चंस आ जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। बस आप क्लास लेते रहिए, जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लीजिए, सफिशियंट है। ठीक है, बाकी का अपन कंटेंट तो पढ़ ही रहे हैं, बाद में कुछ मतलब कहीं रह भी जाता है मुश्किल से तो अपन क्वेश्चन बैंक लगाएंगे ना। 100-200 क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन बैंक लगाते रहेंगे अपन, मतलब एक वीक से लगाते रहेंगे, जिससे क्या होगा ना अपने साथ साथ में क्वेश्चंस तैयार होते रहेंगे, है ना। तो आप साथ साथ में वो क्वेश्चंस करते चलना। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं है आपका कंटेंट छूटेगा या नहीं छूटेगा ना, आप क्लास कंटिन्यू रखिए, बाकी के नोट्स बनाते चलिए। चलो अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड थर्ड क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था? 3 जनरेशन पढ़ ली थी अपन ने कंप्यूटर की। ठीक है, आज की क्लास में अपन 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको 3rd क्लास में ये बोला था कि भाई जो टाइम पीरियड है वो बताओ मुझे, 4th जनरेशन का टाइम पीरियड कमेंट करके बताओ, और कल की क्लास में हम आए उससे पहले आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आना। उम्मीद है आप लोग उसके बारे में पढ़ के आए होंगे, और कुछ लोग कि मैम पढ़ा देंगे, पका पकाया मैम दे देंगे, अपन खा लेंगे, क्या ही जाता है, नहीं ऐसे भी लोग होंगे। बाकी कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मतलब होना भी चाहिए आज के टाइम में, जो टीचर से आगे चले, टीचर्स को मतलब टीचर पढ़ाए उससे पहले ही पढ़ के आ जाए तो क्लास में फिर से पढ़ता तो मज़ा ही अलग होता है ना। क्योंकि अपन वही चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा खुशी लेते हैं जो चीज़ें अपन को आती हैं, जो चीज़ अपन को नहीं आती उसको में अपन बोर ही होते हैं ना। तो थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं ना, तो क्या होता है जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ने में मज़ा आता है ना। तो उम्मीद है आपने 4th जनरेशन के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा, तो 4th जनरेशन के बारे में कुछ पढ़ा होगा उस पर बढ़े। उससे पहले अपन बात करते हैं कि 4th जनरेशन के अंदर मतलब 4th जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था। फटाफट कमेंट करके बताओ 4th जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था। हाँ, तो 4th जनरेशन का टाइम पीरियड आपका था, वो था आपका 1975 से 1989। ठीक है, 1975 से 1989 के बीच में आपकी 4th जनरेशन चलती है। ठीक है, अब इसमें हम बात करें कि भाई 4th जनरेशन में क्या क्या हुआ था, क्या क्या आया था, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें तो आपकी 4th जनरेशन के अंदर जो सबसे पहले आता है वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर चिप आ जाती है, क्या आ जाती है? माइक्रो प्रोसेसर चिप आ जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर चिप में कौन सी चिप आई, उससे पहले जैसे कि अपन ने उनमें पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब आई, वैक्यूम ट्यूब के बाद में क्या आया आपका ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद में क्या आया इंटीग्रेटेड चिप आई,
इंटीग्रेटेड सर्किट आया, आईसीआई। उसके बाद में क्या बना था, माइक्रो प्रोसेसर बना था। ये अपन ने अपने सेकंड क्लास में भी, आई थिंक सेकंड क्लास में था, सेकंड क्लास में भी अपन ने ये सीक्वेंस पढ़ा था, वही सीक्वेंस है। देखो एक यही बोल रही हूँ मैं, पीछे की क्लास लेते आओगे, आगे की क्लास में मतलब ऐसे डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट होकर चीजें आ रही हैं, है ना। बार बार मतलब वही चीजें आएंगी। अभी एक ही चीज को अपन 5-5 6-6 बार पढ़ रहे हैं तो अपने आप याद हो जाएंगे। अगर क्लास भी आप ध्यान से ले रहे हो ना, तो लगभग चीजें आपकी क्लास में क्लियर हो रही है ना भाई। कई लोगों को इंग्लिश और हिंदी वाला इश्यू है, वो लिख लेना, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर चिप। आपके माइक्रो प्रोसेसर चिप आ जाती है 4th जनरेशन के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी जनरेशन में आई, वो आपकी थी 4th जनरेशन। अगर हम बात करें कि कौन सी माइक्रो प्रोसेसर, तो अपन ने जैसे कि पीछे पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर चिप आई थी, तो कौन सी आई थी, तो आपकी इंटेल, कौन सी, आपकी जो इंटेल थी, इंटेल 4004, इंटेल 4004, कौन सी, इंटेल 4004 आपकी 4th जनरेशन के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़े कि 4th जनरेशन में और क्या आया था। अगर हम पढ़े 4th जनरेशन में और क्या आया था, तो अपन बात करें कि स्टोरेज की बात करें अपन, उनमें हमने पढ़ा कि भाई स्टोरेज वगैरह किस में होती थी। मैं खास करके वो एक आपकी मैग्नेटिक चिप के बारे में पढ़ा था कि उसमें आपकी स्टोरेज हो रही थी मैग्नेटिक टेप के अंदर। अब इसकी बात करें कि स्टोरेज वगैरह के बारे में बात करें, आपकी स्टोरेज किस में हो रही थी, स्टोरेज की बात करें तो इसमें किस में हो रही थी, इसमें एक नई डिस्क आई, वो कौन सी थी आपकी, विंचेस्टर, कौन सी, विंचेस्टर डिस्क। एक अलग ही नाम है, सुना हुआ नाम नहीं लग रहा है ना। अभी मैं एक दूसरा नाम लूंगी, आपको याद आ जाएगा कि भाई हाँ मैम कौन सी डिस्क की बात कर रही हैं। विंचेस्टर डिस्क को हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। आपकी जो हार्ड डिस्क थी वो कौन सी जनरेशन में आती है, 4th जनरेशन में आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है। अब हार्ड डिस्क में क्या होता था, मतलब कि कोई चीज आप इसके अंदर दे रहे हो, है ना, कुछ भी इनपुट दे रहे हो या फिर कोई चीज को आप सेव करते हो, तो वो आपकी इसमें जाके सेव हो जाती है। कैसे सेव होती है, परमानेंटली हो जाती है, मतलब परमानेंट सेव हो जाती है। और इसको इसी वजह से क्या कहते थे अपन, परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अपन ने इसमें कुछ सेव किया, ठीक है, वो हार्ड डिस्क में जाके परमानेंट सेव हो जाता था। इसके अलावा ये नॉन वोलेटाइल थी, क्या थी, नॉन वोलेटाइल। मैम ये नॉन वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कुछ इसके अंदर काम कर रहे थे, ठीक है, काम करते करते आपकी लाइट चली जाती है, स्विच कट जाता है, कुछ भी रीजन होता है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो वो चीज़ आपकी जाके कहाँ सेव होती है, वो चीज़ आपकी जाके हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब ये था कि बिजली जाने के बाद भी चीज़, मतलब स्विच कटने के बाद में भी चीज़ कट नहीं रही थी, परमानेंट सेव हो रही थी। कहाँ सेव हो रही थी, आपकी डाटा आपकी सेव हो रही थी कहाँ, हार्ड डिस्क में, ठीक है। अब हमने इसकी स्टोरेज की भी बात कर ली। अब बात करें कि इसमें और क्या आया था, तो देखो हम जब कोई कंप्यूटर लेके आते हैं या लैपटॉप लेके आते हैं, नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेके आते हैं, तो हमें साथ में क्या करना पड़ता है, लाते ही उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे वो कहाँ सेव होता है, या अब भी जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो वो सेव कहाँ होता है ना। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी जाके आपका हार्ड डिस्क में सेव होता है। कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, ठीक है। ये बात होगी आपकी स्टोरेज की। और इसमें क्या आया था 4th जनरेशन में, और क्या आया था, तो हम बात करें आपकी मल्टीमीडिया की। आपका
मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया कब आया था? आपका मल्टीमीडिया भी 4th जनरेशन में ही आया था। मल्टीमीडिया का मतलब क्या था कि आप एक साथ कई काम कर सकते थे। अभी एक मान लीजिए आप एक पीडीएफ डाउनलोड, एक मूवी डाउनलोड करने के लिए रख दी, ठीक है, उसको बैक करके आप एक और डाउनलोड कर लेते हो, उसको बैक करके आप उनको तो पेंडिंग में डाल दिए कि भाई डाउनलोड हो रही है, उसके अलावा आप एक प्रोग्राम और ऑन करते हो जिसके अंदर आप मतलब कुछ काम कर रहे हैं, टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं साथ में, कोई टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, मतलब अलग अलग मीडिया खोल के रख देते हो आप, अलग अलग अनेक प्रोग्राम खोल लेते हो, अनेक प्रोग्राम चालू कर लेते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आपकी कहाँ आती है? 4th जनरेशन में आती है। मल्टीमीडिया की भी बात हो गई। अब आपका आता है इसमें और टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। आपका टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसमें क्या होता है? टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दीजिए, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जब आप मतलब कोई चीज है, मतलब अलग अलग आपने फाइल्स खोल दी, मान लीजिए अलग अलग आपने मीडिया खोल रखी हैं, तो उन मीडिया को आप कितना टाइम दे रहे हो? किसी को 4 मिनट दे रहे हो, किसी को 5 मिनट, किसी को 1 घंटा, है ना? तो ये जो आप टाइम शेयर कर रहे थे इनके बीच में, ये सब चीजें भी कहाँ से आई? कौन सी जनरेशन में आई? ये चीजें आपकी 4th जनरेशन में आई, क्योंकि आपने मल्टीमीडिया आपका 4th जनरेशन में आ गया, तो टाइम शेयरिंग भी आपका 4th जनरेशन में इन्वेंट हो चुका था। इसी के साथ में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जो आज के टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज की दुनिया में मतलब इंसान 2 या 3 दिन के अंदर मतलब चीजें सीख जाते हैं चलाना, जैसे फोन चलाना सीख जाते हैं। मतलब किसी को, अपने मम्मी पापा को भी अपन बोलते हैं कि भाई आप पहले उस टाइम कीपैड वगैरह हुआ करते थे, तो वो कीपैड के अलावा उनको अब ये टच पैड वगैरह थोड़ी चलाने आते हैं, लेकिन उनको अपन 2 दिन दिखाएं कि हाँ ऐसे फोन उठता है, ऐसे कॉल किया जाता है, ऐसे म्यूजिक बजता है, ये सब चीजें सिखाएं, है ना? ये सब चीजें आसान कैसे हुई, है ना? तो ये 4th जनरेशन के अंदर आपका आता है GUI। क्या आता है आपका? GUI आता है। अब ये GUI क्या था? GUI था आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें क्या होता था कि, या क्या होता है, मतलब आप जैसे अपने फोन है, अभी आप मम्मी को बोल दो, मम्मी आपका ये ऐसे कुछ निशान बना हुआ है ना? ऐसे कुछ निशान है, ये ग्रीन कलर का है, इसके ऊपर आप इसको आप स्विप करोगे तो आपका फोन उठ जाएगा। उसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे मम्मी ऐसे बोलो, मम्मी ये ऐसे रेड कलर का फोन बना हुआ है, अगर आप इसको स्विप करोगे तो आपका फोन कट जाएगा। तो मम्मी को इतने कलर वगैरह, उस टाइम यही तो था कि भाई उनको कलर वगैरह तो याद रहता है, पर उनको ये चीज दिखाने के लिए ग्राफिक्स का होना जरूरी था। अब ये ग्राफिक्स आ गए कि मम्मा ग्रीन से तो उठ जाएगा कॉल और रेड से आपका कट जाएगा फोन। ये चीज उनको बता दी, एक बार में दिमाग में आ गई, उनको बता दिया कि भाई मम्मी जैसे ये म्यूजिक का इधर साइन बना हुआ है, ये म्यूजिक का साइन बना हुआ है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपके गाने शुरू हो जाएंगे। क्या किया इन सब चीज़ों ने? क्या किया भाई, लोगों के लिए आसान कर दिया चीज़ को सीखना। जो लोग मतलब पढ़े हुए नहीं थे, या फिर जो लोग मतलब नए थे इन सब चीज़ों को चलाने वाले, उनको याद करने का मतलब एक बहुत आसान तरीका मिल गया था ग्राफिक्स से। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं अपना फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर का काम आपका 4th जनरेशन में शुरू हो गया था। क्या हुआ था, दिख रहा है क्या? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का काम शुरू हो जाता है 4th जनरेशन में। देखो हम कितने आगे बढ़ गए थे, है ना?
फोर्थ जनरेशन में अपन मतलब कब कब की बात है ये, 1975 से 1989 के अंदर इतना कुछ हो रहा था। इंडिया में नहीं हो रहा था, विदेशों में हो रहा था। ठीक है, अभी उस टाइम क्या होता था, जो आपका लेन देन था ऑनलाइन होने लग गया था, फंड ट्रांसफर ऑनलाइन होने लग गया था। कब? फोर्थ जनरेशन में 1989 1975 इस टाइम पे ये काम होने लग गए थे। तो एक पॉइंट ये भी हो जाएगा कि उस टाइम इलेक्ट्रिक ट्रांसफर फंड कब आया था आपका? ये आया था आपका फोर्थ जनरेशन में। वेरी गुड। अब हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से थे, मतलब कौन कौन से कंप्यूटर आ गए थे। तो अपन ने पढ़ा था एक IBM। मैंने बताया था, इसकी जो फुल फॉर्म थी वो भी मैंने बताई थी। फटाफट कमेंट करके बताओ IBM की फुल फॉर्म क्या थी। तो आपका IBM 4341 था। IBM 4341 था, वो आपका फोर्थ जनरेशन के अंदर आ चुका था। इसके अलावा आपका एप्पल था, जानी मानी चीज है ये। तो एप्पल आपकी फोर्थ जनरेशन में आ चुकी थी। इसके अलावा आपका हम बात करें, इसके अलावा डेक, आपका डेक 10 था। डेक 10 भी इस टाइम आ चुका था। अब एक ऑप्शन, एक चीज और आती है दिमाग में। मैंने बोला IBM की फुल फॉर्म क्या थी, अब एक चीज और आती है, डेक की फुल फॉर्म क्या थी। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई डेक की फुल फॉर्म क्या थी। थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। डिजिटल, डिजिटल से रिलेटेड था। अरे मैम डी से तो हम भी समझ गए, डिजिटल ही था, है ना। अब EC की और बता दो। इसकी थी आपकी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। आपका डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डेक 10 था। ये भी इसमें आ गया था। ये याद रखना भाई, कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपका फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से आए थे? IBM 4341, एप्पल डेक 10। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल थे? आपके फोर्थ जनरेशन के थे। यही आपकी फोर्थ जनरेशन कंप्लीट करते हैं और अपनी लास्ट जनरेशन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, आज की क्लास छोटी रहेगी, मजे करना, बाकी के टाइम में मजे नहीं करना है, रिवीजन कर लेना जितना भी पढ़ाया है। अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन और जनरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। कल अपन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कल की क्लास में अपन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हम लास्ट जनरेशन की बात करें। आपकी आखिरी जनरेशन थी, वो कौन सी थी? फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने एक ही बनता है भाई, इसका टाइम पीरियड क्या रहा। हाँ, तो इसका टाइम पीरियड था आपका, क्या था? 1989, क्योंकि 1989 तक वो थी। अब 1989 में आपकी फिफ्थ जनरेशन आती है, और कब तक चलती है? आपकी फिफ्थ जनरेशन टिल नाउ चलती है। टिल नाउ मतलब अब तक आपकी जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी है? फिफ्थ जनरेशन है। कौन सी है? फिफ्थ जनरेशन। अब हम बात करें भाई फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या आया। अभी इतना तो पता चल गया कि भाई फिफ्थ जनरेशन है, बहुत एडवांस आ चुकी थी, मतलब बहुत एडवांस काम होने लग गए फिफ्थ जनरेशन के अंदर। अगर हम बात करें आपकी ULSI, ULSI आपका फिफ्थ जनरेशन के अंदर आ चुका था। ULSI का मतलब क्या था आपका? अल्ट्रा लार्ज। अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सिस्टम था। थोड़ा दिमाग से स्किप हो गया। इंटीग्रेटेड ULSI था आपका अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सिस्टम। U से अल्ट्रा था आपका, L से लार्ज था, S से आपका स्केल था। इसको वापस लिख लीजिए आप एक साथ, थोड़ा सा इसका स्किप हो गया था, सॉरी।
वापस लिख लीजिएगा, ULSI की फुल फॉर्म लिखिएगा, अल्ट्रा लार्ज, S से स्केल, I से इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड स्केल या इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये आपका कब आ जाता है, सिस्टम या सर्किट भी बोल सकते हो, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपका आता है 5th जनरेशन में। अब 5th जनरेशन जो है वो आपके अब की जनरेशन है, इसका मतलब आपके बहुत ज़्यादा एडवांस जनरेशन आ चुकी थी। जो अभी आपके जो वीडियो कॉल वगैरह हैं ये सब मतलब इतने पतले पतले पीसी मतलब लैपटॉप वगैरह बनने शुरू हो गए, ये सब कब हुआ, आपके 5th जनरेशन में शुरू हुआ। तो अभी हम बात करें कि भाई इसमें क्या आया, तो सबसे मतलब मेन चीज़ अपने दिमाग में आती 5th जनरेशन में क्या आई, वो क्या थी आपकी, वो थी आपकी लैपटॉप। क्या थी, लैपटॉप। आपके जो लैपटॉप हैं वो कब आते हैं, 5th जनरेशन में आते हैं। इसके अलावा जो अभी आप क्लास ले रहे हैं स्मार्टफोन्स, है ना, जो आपके स्मार्टफोन है वो भी आपके कब आते हैं, स्मार्टफोन भी आपके आते हैं 5th जनरेशन में। इसके अलावा अपने जो मूवीज देखते हैं तो मूवीज में आपने देखा होगा एक ऑप्शन आता है HD मूवी डाउनलोड वगैरह, है ना। तो एक HD चीज थी, है ना, हाई विजिबिलिटी थी, HD थी, ये भी आपकी कब आती है, 5th जनरेशन के अंदर आ जाती है। आपका HD प्रिंट 5th जनरेशन में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें आपकी AI की, AI क्या था, इसका फुल फॉर्म बताइएगा, AI क्या था। चलो मैं थोड़ा हिंट दे दूं कि मतलब जैसे एप्पल है, एप्पल की AI क्या है, श्री है। तो AI से थोड़ा सा आइडिया लग गया है, बताओ। AI का मतलब था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जैसे कि मैंने बताया एप्पल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, श्री। क्या है ये, इसका मतलब ये है कि मतलब आज के मतलब सिस्टम ऐसा बन चुका है कि उसके अंदर आप मतलब एक रोबोटिक टाइप, मतलब एक रोबोट की तरह काम करता है। मतलब एक इंसान जो काम करता है वही चीजें ये करने लग गए, बस फर्क इतना है इंसान अपने माइंड से कर रहा है और ये क्या कर रहे हैं, इनके अंदर अपन जो डेटा प्रोवाइड करवाते हैं वो ये काम कर रहे हैं। अब एप्पल का श्री है, इसका मतलब ये है कि अपन कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए अपने बुजुर्ग घर पे हैं, जैसे मेरी दादी माँ घर पे हैं, तो मैं श्री को बोलूं कि श्री अभी दादी माँ को खाना खाना है, 12 बजे खाना खाना है। उसके जस्ट खाना खाने के बाद में दादी माँ को ये वाली टेबलेट लेनी है, मतलब ये ग्रीन वाला पत्ता है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ग्रीन वाले पत्ते में से एक टेबलेट ले लेना है। श्री दादी माँ को 1 घंटे बाद में येलो वाले पत्ते में से टेबलेट लेना है। ये सब चीज़ें मैंने श्री में फीड कर दी। मैंने दादी माँ को बोल दिया कि भाई दादी माँ आपको रूटीन याद नहीं रहे तो आप श्री को पूछ लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। तो श्री, वो दादी माँ बोलती है हाँ श्री बताओ आज क्या करना है। तो श्री बोलती है दादी माँ आपको 12 बजे खाना खाना है, 12:30 बजे आपको ग्रीन पत्ते में से टेबलेट लेनी है। दादी माँ आपके 15 मिनट हो चुके हैं, अभी आप येलो पत्ते में से टेबलेट ले लीजिए, ठीक है। ये सब काम कौन कर रहा है, श्री कर रहा है। मतलब मैंने एक अपने काम को आसान कर दिया, मैंने श्री को, मतलब मेरी दिमाग से टेंशन हट गई कि भाई मैंने श्री को सब समझा दिया, वो संभाल लेगी, है ना। एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही तो काम कर रही है, बस इतना है कि इसको मैंने जितना बोला वही कर रही है, ये अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रही। मतलब आप बोल के कोई चीज़ कमांड करवा रहे हो, है ना, और वो उसको मतलब फीड करके बैठी है, और फिर वो ऐसे कई बार अपन पूरा अपना रूटीन सेव कर देते हैं कि भाई हाँ मेरे को कल के दिन 4 बजे की मीटिंग है, 5 बजे क्लास लेनी है, 6 बजे मेरे को खुद का कंटेंट तैयार करना है, 8 बजे भाई मेरे को खाना बनाना है, फिर 9 बजे मुझे हरीश सर की क्लास लेनी है। ऐसे मतलब पूरा का पूरा सेट कर देती हूँ मैं सिस्टम, है ना। तो फिर क्या करता है, श्री बोलता है अभी आपका खाना बनाने का टाइम हो गया, क्लास लेने का टाइम हो गया, मीटिंग का टाइम हो गया आपका, या फिर कंटेंट तैयार करने का टाइम हो गया, या फिर 9 बज गए हैं,
हरी सर की क्लास चालू हो चुकी है, ऐसे मतलब कंटेंट तैयार होके इसमें फीड था, वो कंटेंट बोलती रहती है। ऐसे हम बात करें कि आपकी एप्पल की हमने देखा कि श्री है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की एआई क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की एआई फटाफट कमेंट करके बताओ। मैं बताऊं या होमवर्क छोड़ दूं? चलो ये होमवर्क आपका, कुछ नहीं कर रहे हो आजकल आप। माइक्रोसॉफ्ट की जो एआई है उसका नाम बताओगे, ठीक है? कंटेंट में ऐड करना है ये, बाकी का कल याद दिला देना, मैं बता दूंगी, है ना? माइक्रोसॉफ्ट की एआई हो गई। इसके अलावा इसमें क्या आ गया था? 5th जनरेशन में स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आ गया था। क्या आ गया? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। अब भाई ये हिंदी और इंग्लिश एक जैसा ही है भाई, देख लेना। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, अगर हिंदी में बोलूँ तो, वैसे तो इंग्लिश में होता है, बाकी अगर हिंदी में बोलूँ तो बोली पहचानना, बोली पहचानना या समझना। या आपका समझना। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन अभी आपका 5th जनरेशन में आता, मतलब बहुत एडवांस चीजें थी वो आपकी सारी 5th जनरेशन में आ जाती हैं। एआई आ गया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आ गया, आपके लैपटॉप वगैरह आ गए, है ना? ये सब आपके 5th जनरेशन में आते हैं। अब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या है? बोली पहचानना क्या है? अपन नहीं बोलते ओके गूगल, फिर बोलते हैं ओके गूगल बताओ अभी हाल ही में कौन सी मूवी को अवार्ड मिला है, ये वगैरह, कौन मिस वर्ल्ड बनी है, कौन मिसेज वर्ल्ड बनी है ना? ओके गूगल को बोलते ही वो जैसे ही अपन कोई उसमें इनपुट देते हैं वो आपको बहुत सारा आउटपुट प्रोवाइड करवा देता है, फिर वो बोल के बताता है हाँ इसको ये मिला, इसको ये मिला, है ना? ये सारा अपन कोई भी चीज़ अपन बोलते हैं और वो ये काम करते हैं, मतलब बोलना मतलब स्पीच देना, और ये पहचान कर आपको आउटपुट प्रोवाइड करवाए, मतलब रिकॉग्नाइजेशन करके आपको आउटपुट दे रहा है, तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ये आपका 5th जनरेशन में आता है। ठीक है, आपकी 4th जनरेशन और 5th जनरेशन भी इसी के साथ खत्म हो जाती है। मैंने बोला था ना आज की क्लास बहुत छोटी रहेगी, है ना? लगभग 25-26 मिनट की क्लास हुई है। चलो आज का कंटेंट इतना ही था, चलो थोड़ा सा और क्लास को बढ़ा दिया जाए। कुछ क्वेश्चंस लिखवाती हूँ जो बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो लिख लीजिए महत्वपूर्ण बातें। क्या? महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बातें। अब महत्वपूर्ण बातें में क्या है, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कोई भी कंप्यूटर अपन पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, वो है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? फटाफट आंसर आना चाहिए। वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। हिंदी वाले देख लेना, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? फटाफट कमेंट करके बताना है। इसी के साथ में अपन सेकंड भी लिख लें, हाल ही में, नाउ वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। दो क्वेश्चन है, मतलब विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा, और अभी जो सबसे तेज चलने वाला विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? हाँ, तो जैसे हम वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो अपने दिमाग में जो सबसे पहले वो पॉइंट आता है वो क्या आता है आपका? क्रे 1। क्या आता है? क्रे 1, बिल्कुल। लेकिन ये आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नहीं है। देखो मैं बताती हूँ, जैसे वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात होती है तो वो आपका आता है CDC। कौन सा आता है आपका? CDC। अब इसमें क्या होता है? CDC 6600। इसमें क्या होता है कि जो क्रे नाम का जो साइंटिस्ट था उसने एक कंप्यूटर बनाया, सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया उसने।
उसका नाम क्या रखा, CDC 6600। ठीक है, बना दिया। अब इसने सोचा कि भाई सुपर कंप्यूटर तो अपन बना ही रहे हैं, तो इसमें थोड़ी स्पीड और डाल दी जाए, थोड़ा सा मतलब इसको और अल्ट्रा बना दिया जाए, थोड़ा एडवांस बना दिया जाए। तो इसने फिर इसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट किए। इंप्रूवमेंट करने के बाद में इसका नाम रखा इसने क्रेवन। अब मैम ऑप्शन में CDC तो आता ही नहीं, क्रेवन आता है। बिल्कुल, देखो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके अंदर CDC नाम आता है, क्रेवन नहीं आता, तो वहां आपको आंसर लिखना है CDC 6600। जहां CDC 6600 नहीं आता वहां आपको आंसर लिखना है आपका क्रेवन। अब मैम दोनों ऑप्शन में आ जाए तब क्या करें? अगर आपके पास दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया CDC पहले आया था, तो अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप देंगे CDC 6600 को। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए। अगर हम बात करें इसको लगभग कब बनाया गया था, तो लगभग 1964 के आसपास, 1964 में आपका वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बन चुका था। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, अभी में हाल ही में जो सबसे ज्यादा तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्ल्ड का? इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का। बताइए। किसने बनाया है? जापान ने। ये किसने बनाया था? ये आपके अमेरिका ने। ये आपके अमेरिका ने बनाया, और ये किसने बनाया? जापान ने। जापान ने बनाया, इसका मतलब कुछ नाम भी अजीब सा ही होगा। हाँ, तो इसका नाम था फुगाकू। क्या है? फुगाकू, जिसको 2020 में बनाया गया है। ठीक है, अब कई लोगों के दिमाग में एक नाम और आ रहा है, सुमित। क्या आ रहा है? सुमित। बिल्कुल, ये था, लेकिन जब से ये फुगाकू बना है उसके बाद में ये उपाधि इनसे छीन ली गई है। इनसे छीन के किसको दे दी? फुगाकू को दे दी है ये। ठीक है, ये उपाधि आपके सुमित से छीन कर फुगाकू को दे दी गई है। तो ये दिमाग में रख रहे हैं, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इनको मैं हाईलाइट करवा रही थी, अलग से लिखवाए हैं। हालांकि शायद MCQ डालूंगी उनमें भी डलवा दूंगी मैं ये क्वेश्चंस आपको। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडियाज फर्स्ट, हम बात करें इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, अगर हम बात करें इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर की, तो वो कौन सा था? दूसरा वही सेम क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंडिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? नाउ इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। चारों क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाले थे, इसलिए मैंने अलग से करवा दिए। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो आपका कौन सा कंप्यूटर आता है? वो आता है आपका कौन? परम। कौन सा? परम 8000। ठीक है, आपका ये आता है परम 8000। और इंडिया के फर्स्ट, मतलब अभी जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है या सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर है, वो कौन सा आपका? प्रत्यूष। कौन सा है? प्रत्यूष एवं मिहिर, ये दोनों नाम साथ आते हैं। प्रत्यूष एवं मिहिर। अभी बात आती है परम को किसने, परम को बनाने का श्रेय दिया जाता है, वो आपका किसको दिया जाता है? CDEC को। किसको दिया जाता है? CDEC को। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसे बोला था, एक फुल फॉर्म लिखनी है, किसकी फुल फॉर्म के लिए बोला था मैंने आपको? IBM की फुल फॉर्म लिखने को बोला था। ठीक है, अभी आप CDEC की फुल फॉर्म भी लिखेंगे।
ठीक है, आपको सीडेक की फुल फॉर्म लिखनी है। ये है आपका प्रत्यूष एंड मिहिर कंप्यूटर है, जो अभी इंडिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है। इसको आपका नोएडा में रखा गया है, नोएडा में रखा गया है। किस लिए? ये वेदर फोरकास्ट करता है, मतलब वेदर फोरकास्टिंग बताता है कि भाई मौसम के हालचाल बताने का काम कर रहा है ये, है ना। और ये भी माना जा रहा है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे मतलब आसपास का वेदर फोरकास्ट है, मतलब एक्यूरेसी की बात आ जाए तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी वेदर फोरकास्ट की आए तो वो किसकी आती है? इंडिया की आती है। एक प्राउड मूवमेंट है ये कि इंडिया सबसे सटीक वेदर फोरकास्ट बताता है। और ये कहाँ रखा आपका? नोएडा में। नाम क्या है? प्रत्यूष और मिहिर। ठीक है, आपको मैंने ये बोला है कि सीडेक की फुल फॉर्म लिखनी है, आईबीएम की फुल फॉर्म लिखनी है। आज का होमवर्क इतना ही था। बाकी का देखो अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, अभी एक टॉपिक और करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद में हम लेके आएंगे महा मैराथन किसकी? क्वेश्चन बैंक की। वो क्लास आपकी लंबी चलने वाली है, 30-35 मिनट की क्लास। ये बाकी की अपनी 30-35 मिनट की क्लास रही है, वो क्लास आपकी लंबी चलने वाली है। तो उस दिन मैं आपको उससे एक दिन पहले आपको नोटिफाई कर दूंगी उस चीज़ के बारे में। उस दिन एकदम से भाई टाइम वाइम बांध के बैठ जाना कि भाई हाँ आज। और उसके अंदर प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा भाई कि मतलब इसी जो टॉपिक चल रहे हैं उन्हीं से क्वेश्चन दूं या फिर ऑलराउंडर सारे क्वेश्चन लेके आ जाऊं एक बार कि भाई आपको साथ साथ में रिवीजन चलता रहे। बता दीजिएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन बैंक अपन लेके आ जाएंगे। ठीक है, अपन क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे उनका जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बार बार जो एग्जाम्स में आ रहे हैं वो क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, इसी के साथ अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। ये 4 आपके लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दिए थे, इनको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग आपके पॉइंट थे, है ना। इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी का बने रहिए, इसी तरह आप हमारे साथ सपोर्ट करते रहिए। इसी तरह आप मतलब हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और हमारी भी इच्छा होगी भाई आपको कुछ अच्छा देने की, क्योंकि है ना मतलब जितना सपोर्ट मिलता है उतनी मतलब हिम्मत आती है। हमें भी अगर सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो हमारे भी ऐसे होता है यार कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करते हो तो हमें भी खुशी होती है, हमें भी मतलब ऐसे जज्बा आता है कि भाई है ना बच्चों को थोड़ा सा अच्छा और कंटेंट दिया जाए, थोड़ा और अच्छा किया जाए। जितना अच्छा आपको रिस्पांस देते हो हम लोगों को, उतना ही हमारा भी मतलब आपको रिस्पांस देने का मन करता है। तो आप लोग है ना हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एकदम इसी जोश के साथ। धन्यवाद।